मणिपुर नाम के गांव में मुकेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता मर चुके थे, लेकिन उनके पिता अपने पीछे काफ़ी संपत्ति छोड़ गए। पिता के मरने के बाद दोनों भाई बहुत ही प्रेम भाव से रहने लगे। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा अभी कुंवारा था। मुकेश खेती बाड़ी का काम करता और रमेश दिन भर इधर उधर आवारा की तरह घूमता फिरता। एक दिन मुकेश रमेश से बोला, रमेश तुम अब बड़े हो गए, हमारे पास इतना ज़मीन है, आखिर तुम मेरे साथ खेत पर क्यों नहीं चलते। मुकेश की बात सुनकर रमेश बोला, भैया अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं। रमेश, माँ और पिता के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दिन भर आवारागर्दी करते रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदार बनो, ताकि तुम्हारा शादी विवाह करके मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूँ। भाई की बात सुनकर रमेश क्रोध भरे स्वर में बोला, मैं आपको बोझ लग रहा हूँ क्या भैया। रमेश, ये तुम क्या बोल रहे हो, बड़े छोटे का तमीज भूल गए हो। ये मत भूलो कि तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। रमेश को भाई की बात अच्छी नहीं लगी, वो क्रोधित होकर घर से चला गया। इतने में मुकेश की पत्नी वहाँ आई और बोली, रमेश अब जवान हो चुका है, आपको उसे इस तरह डांटना शोभा नहीं देता। क्या तुमने नहीं सुना कि उसने क्या कहा कि मैं उसे बोझ समझता हूँ। मुकेश की पत्नी ने मुकेश को समझाया। इधर रमेश गांव में फिर से आवारागर्दी करने लगा। तभी उसकी नज़र गांव के जमींदार की बेटी सुमन पर पड़ी। रमेश उसके पास गया और बोला, मैं तुमसे काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था। सुमन ने रमेश की बात बीच में ही रोक दिया और बोली, देखो रमेश, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझसे इस तरह की बात करते हो और गांव वाले मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचते हैं। अब जल्दी कहो, क्या बात कहनी है। रमेश बोला, सुमन, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। रमेश की बात सुनकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो क्रोधित होकर बोली, मेरे पिता मुझे पढ़ने के लिए इस वजह से भेजते हैं कि उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, और अगर की तो मैं अपने पिता से शिकायत कर दूंगी। आखिर मुझ में क्या कमी है सुमन, गांव के जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन सुमन ने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चली गई। रमेश भी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमन के पिता उसके भाई के साथ बैठे थे। मुकेश रमेश से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रमेश, अब तुम आवारागर्दी करने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ने लगे हो। मैंने किसी को नहीं छेड़ा भैया, मैं सुमन से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या कहा, प्रेम करते हो? प्रेम शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? तभी सुमन के पिता मुकेश की तरफ देखकर बोले, मेरा ख्याल है कि मेरे जाने के बाद तुम रमेश को समझा दोगे। समझदार है, समझ जाएगा। इस उम्र में ऐसी गलतियाँ लड़के कर देते हैं। नहीं, आज मैं फैसला करके रहूँगा। इसने आज हद पार कर दी। बोलो रमेश, मैं अगर तुम्हारा विवाह सुमन से करा दूँ तो तुम उसे खिलाओगे क्या? क्या करते हो और महीने की आमदनी कितनी है? मुकेश की बात सुनकर रमेश का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो अपने भाई से बोला, भैया मत भूलिए कि पिताजी ने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है और उनका जो भी है उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान को जब पिता की संपत्ति मिलती है ना, तो वो उसे मिटाने में ज़्यादा दिन नहीं लगाते, क्योंकि तुम लोगों की बस यही समस्या है कि
तुम मेहनत नहीं करना चाहते। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? यही कि पिताजी अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम न करते तो तुम भीख मांगने के लिए एक कटोरा भी नहीं खरीद पाते। संपत्ति पर हक जताने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि संपत्ति बनाने में तुमने कितना हाथ बटाया है। मुकेश की बात सुनकर रमेश क्रोधित होकर बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे पिताजी की संपत्ति नहीं चाहिए और न ही ये घर चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। मुकेश की पत्नी बोली, ये आपने सही नहीं किया। रमेश से आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं आज इस तरह से बात नहीं करता तो रमेश के हौसले और बुलंद हो जाते। जो भाई अपने छोटे भाई को डांटते नहीं, वो अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इधर रमेश क्रोधित होकर अपने गांव से दूर दूसरे गांव में चला गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रमेश भूखा प्यासा थक हार कर एक घर के सामने बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, अगर आज मेरे पिताजी या माँ जीवित होती तो भैया मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कि तभी उस घर में रहने वाले दीपक नाम का एक युवक सामने आया और बोला, कौन हो तुम और मेरे घर के सामने आकर क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रमेश है। अगर मुझे यहाँ बैठकर रोने से इतराज़ है तो मैं कहीं और जाकर रो लूँगा। लगता है घर से काफ़ी नाराज़ होकर आए हो और काफ़ी उदास भी लग रहे हो दोस्त। मेरा नाम दीपक है। शक्ल से तुम काफ़ी भूखे लग रहे हो। हाँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो चलो मेरे साथ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रमेश उसके घर की ओर देखने लगा। तुम मेरे घर की ओर मत देखो। मैं तुम्हें अच्छे ढाबे पर खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोस्ती का, इंसानियत का। इस रिश्ते से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता दोस्त। दीपक की आंख में अपनापन देखकर रमेश मुस्कुराकर बोला, ठीक है। दीपक रमेश को लेकर ढाबा पर गया। रमेश ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद दीपक के साथ उसके घर पर आ गया। दोनों साथ बैठकर बात करने लगे। रमेश ने दीपक से पूछा, तुम करते क्या हो? कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। कहीं तुम चोरी तो नहीं करते? नहीं, छोटा मोटा काम का मतलब है मजदूरी। मेरे घर को देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि ये घर गरीब का है। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। जब तुम्हें माता पिता को याद करके रोते हुए देखा तो मुझे अपने माता पिता याद आ गए। एक समय था जब मैं भी अपने माता पिता को याद कर बहुत रोता था। दीपक की बात सुनकर रमेश बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे घर में 2 चारपाई है। एक हमेशा खाली रहती थी। शायद ये तुम्हारे लिए थी। दोनों बात करते करते सो गए। अगले दिन रमेश दीपक से बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी कर सकता हूँ। रमेश, मैं तुम्हारे कपड़े देखकर ही समझ गया था कि तुम कोई अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हो। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने आज तक कोई भारी वजन नहीं उठाया। नहीं नहीं, काम को लेकर मेरे भैया ने मुझे ताना मारा था। मैं भी काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। रमेश की बात सुनकर दीपक मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद दोनों रोज़ मजदूरी करने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों दोस्त बन गए। लेकिन कभी कभी रमेश उदास हो जाता। उसकी उदासी को देखकर दीपक बोला, ये तुम अचानक उदास क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हें घर की याद आ रही है तो तुम चले जाओ।
मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी प्रेम होता तो वो मुझे ढूंढ हुए नहीं आते। एक दिन दीपक और रमेश घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक कार आकर रुकी। उस कार से मुकेश और उसकी पत्नी बाहर आए और कहने लगे, रमेश, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ हो, चलो घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा भैया। रमेश, तुम जिद न करो, घर चलो। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। रमेश, अपनी भाभी की बात भी नहीं मानोगे, चलो घर चलो। रमेश ने अपनी भाभी की बात मान ली और बिना दीपक से मिले वो गाड़ी में बैठकर चला गया। रमेश को इस तरह जाता देख दीपक को बहुत बुरा लगा। वो मुस्कुराकर बोला, वाह रे दोस्त, एक बार मिलकर ही चले जाते। पर कोई बात नहीं, तुम मिलकर नहीं गए तो क्या, मैं ही तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। उस दिन से दीपक उदास रहने लगा। कुछ महीने बीत गया। दीपक को रमेश की बहुत याद आ रही थी। दीपक को रमेश का पता मालूम था। वो रमेश से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते दीपक रमेश के घर पहुंचा। रमेश के घर को देखकर दीपक की आंख फटी की फटी रह गई। तभी उसकी नज़र रमेश पर पड़ी। रमेश दीपक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। दीपक बोला, कैसे हो भाई, तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं आए दोस्त। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर इतना सुंदर और बड़ा है। ये बाहर से ही इतना सुंदर है तो अंदर से और भी सुंदर होगा। तुम तो मेरे उम्मीद से भी सुंदर निकले। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ कैसे आना हुआ दीपक, सब कुछ यहीं पूछ लोगे दोस्त, अंदर नहीं बुलाओगे। दीपक, वो अंदर सजावट का काम चल रहा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है। तुमने इस गरीब को अपने शादी में बुलाना भी गवारा नहीं समझा। दीपक, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी मदद की और मुझे खाना खिलाया, अपने साथ अपने घर में रखा। उसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। शायद तुम जानते नहीं, मैंने जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा वो बहुत मुश्किल से गुजरा। वो जंगल वाले घर में मेरा दम घुटता था। मैं कभी कभी वहाँ से भागने का सोचता था तो तुम्हें लगता था कि मैं उदास हो जाता हूँ। दीपक रमेश की बात सुनकर उदास हो गया और बोला, दोस्त, तुम्हारी सोच बहुत छोटी निकली। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, इसलिए तुम्हारी मदद की थी। ये सुनकर रमेश बोला, दीपक, तुम, मैं और मुझ में ज़मीन आसमान का फासला है। एक अमीर और एक गरीब दोस्त नहीं हो सकते। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। रमेश की बात सुनकर दीपक बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद दीपक अपने घर के बाहर खड़ा था कि अचानक एक कार तेजी से आकर एक पेड़ से टकरा गई। गांव के कुछ लोग कार के पास गए। दीपक भी कार के पास जाकर अंदर बैठे लोगों को देखने लगा। उस कार में रमेश और उसकी पत्नी थी। दीपक रमेश को देखते ही पहचान गया। लोगों ने दीपक से कहा, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये कहाँ रहता है। सबने मिलकर रमेश और उसकी पत्नी को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में ले गए। उसके बाद रमेश के परिवार वालों को भी वहीं बुला लिया। रमेश के भाई आते ही डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई का खून बहुत ज़्यादा बह गया है। कहीं से खून का इंतज़ाम करिए क्योंकि इसके ग्रुप का खून नहीं मिल रहा। मुकेश इधर उधर भागने लगा खून का इंतज़ाम करने के लिए, मगर उसे रमेश के ग्रुप का खून नहीं मिला। दीपक चुपचाप डॉक्टर के पास आकर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। तुम कौन हो? रमेश का दोस्त हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने दीपक का ब्लड ग्रुप चेक किया और संजोग से रमेश और दीपक का ग्रुप मिल गया। दीपक डॉक्टर से बोला, साहब, जितनी ब्लड की ज़रूरत है ले लीजिए,
और मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इसकी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता इसे कुछ हो जाए। ठीक है दीपक। डॉक्टर ने रमेश को खून चढ़ा दिया। कुछ महीने बाद रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसी डॉक्टर से मिलने आया जिसने उसकी इलाज किया था। वो डॉक्टर से मिलने के बाद रमेश ने डॉक्टर से पूछा, मुझे ब्लड किसने दिया था जब कहीं भी मेरे ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा था? कृपया आप बताएं। रमेश की बात सुनकर डॉक्टर बोला, उसने कहा था जब रमेश स्वस्थ होकर आपके पास आए और ब्लड देने वाले का नाम पूछे तो बता दीजिएगा कि मेरा नाम दीपक है और साथ ही साथ यह कहना कि असली दोस्त इसे कहते हैं और ये भी कहना अगर उसे दोस्त बनानी हो तो किसी गरीब को ही बनाए क्योंकि गरीब ही मुसीबत में काम आते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश रोने लगा और वहाँ से सीधे दीपक के घर गया। पर वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उस घर में कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा था। रमेश ने उस व्यक्ति से कहा, यहाँ पर तो दीपक रहता था, कहाँ गया? उस व्यक्ति ने बताया कि दीपक 1 महीने पहले ही यहाँ से चला गया। कहाँ गया है? किसी को तो बताया होगा। नहीं, उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसने कहा था कि अगर रमेश नाम का लड़का यहाँ आए तो उसे कह देना कि दोस्ती का असल मतलब यही होता है। उसने भले ही मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे सच्चे दिल से अपना दोस्त माना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रमेश उदास होकर वहाँ से बाहर निकला और पागलों की तरह इधर उधर दीपक को ढूंढने लगा, लेकिन दीपक उसे कहीं नहीं मिला। जाते जाते दीपक उसे दोस्ती का मतलब समझा गया कि दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। दोस्त तो दोस्त होता है, वो अमीर हो या गरीब।